बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक दफ़ा फिर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोज़, आज हम जो अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर एक सरकारी मुलाजम दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा उसको अस्त। कोई शख्स रिश्वत देता है और वो इनकार कर देता है, तो इस सूरत में कौन सा ऑफेंस सरजद होगा और इस ऑफेंस के क्या असेंशियल इंग्रेडिएंट्स होंगे कि अगर वो पूरे हों तो फिर ये ऑफेंस जो है वो सरजद होगा। और फिर ये ऑफेंस अगर कमिट होता है तो क्या ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, यानी काबिल दस्त अंदाजी है एज पर शेड्यूल 2 ऑफ CRPC, या कि नाकाबिल दस्त अंदाजी है। और फिर इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर ये नाकाबिल दस्त अंदाजी है CRPC के शेड्यूल 2 के मुताबिक तो फिर इसकी FIR कैसे लॉन्च होती है। और आखिरी बात हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये शेड्यूल ऑफेंस है द प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट 1947 का, और शेड्यूल ऑफेंस से उमूमी तौर पे मुराद क्या लिया जाता है। तो डियर फेलोज, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन सारी बातों के साथ, इन ऑफेंसेस के साथ कौन कौन से सेक्शंस ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड और द प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट 1947 डील करते हैं। अगर हम सेक्शंस की बात करें तो PPC के जो सेक्शंस हैं वो 161 से लेकर 165B तक इन ऑफेंसेस के साथ डील करते हैं। और अगर हम द प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट 1947 की बात करें तो इसका सेक्शन 3, सेक्शन 5, उसका सब सेक्शन 2 और इसके साथ साथ जो इसके जरिए रूल बनाए गए वेस्ट पाकिस्तान एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1961 ऑर्डिनेंस के जरिए जो इनके मतलब फर्दर प्रोविजन दी गई, उसका जो रूल 3 है या सेक्शन 3 है और उसका शेड्यूल इसके साथ डील करते हैं। डियर फेलोज, अगर हम इसके ऑफेंस के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ें कि वो कौन से लवाजमात हैं कि जिनका होना ज़रूरी है इस ऑफेंस की कमीशन के लिए, तो इस हवाले से 4 एसेंशियल्स हमारे सामने आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो रिश्वत लेने वाला है, इलीगल ग्रेटिफिकेशन लेने वाला शख्स है, उसका पब्लिक सर्वेंट होना ज़रूरी है। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन क्या है जो सेक्शन 21 के पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 21 में दी गई है, वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स में आई है। फॉर एग्जांपल, निकाह रजिस्ट्रार या स्टेप वेंडर जो है वो स्पेसिफिकली सेक्शन 21 पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर नहीं दिया गया, लेकिन सुपीरियर कोर्ट्स ने इस सेक्शन को इंटरप्रेट करते हुए कहा कि निकाह रजिस्ट्रार और स्टेप वेंडर जो है वो भी पब्लिक सर्वेंट या सरकारी मुलाजिम की डेफिनेशन में आते हैं। इसी तरह अकाउंटेंट, सो एंड सो फोर्थ। और इसका दूसरा जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो ये है कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन ले। इलीगल ग्रेटिफिकेशन को जब हम जो टेक्स्ट बुक पाकिस्तान पीनल कोड की उर्दू में छपी वहाँ पे देखते हैं तो लफ्ज़ इस इस्तिफादा इस्तेमाल किया गया, लेकिन उमूमी तौर पर हम ब्राइब या रिश्वत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इलीगल ग्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन 161 की एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो दैट इज़ अ लिटिल बिट मोर कम्प्रीहेंसिव दैन द ब्राइब या इस्तिफादा। तो इसलिए और फिर इस इलीगल ग्रेटिफिकेशन को जजमेंट्स ने भी डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। इसलिए मैं ज़रूरी समझूंगा कि इलीगल ग्रेटिफिकेशन को हम इसकी एक्सप्लेनेशन की रोशनी में और सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स की रोशनी में देख लें, क्योंकि इस सारे के अंदर जो पिवटल एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है इलीगल ग्रेटिफिकेशन। तो डियर फेलोज, इसकी एक्सप्लेनेशन ने ये कहा कि वर्ड ग्रेटिफिकेशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू पेक्यूनियरी ग्रेटिफिकेशन और ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेबल इन मनी। इनने कहा कि ये सिर्फ माली मामला तक या कैश की सूरत तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि इसके अंदर हर वो चीज़ शामिल है
जो कि जिसका मनी के अंदर जो है वो एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता, जो कि ग्रेटिफाई करती है या सेटिस्फाई करती है। इसको फर्दर आगे एक्सप्लेन किया गया, दस इट इज यूज्ड इन इट्स वाइडर सेंस टू इंक्लूड विद इन इट्स एम्बट एनीथिंग विच अफोर्ड्स ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन और प्लेजर टू द टेस्ट, एपिटाइट और द माइंड। डियर फेलोज, इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया कि मनी इज ऑफ कोर्स an important source of affording pleasure, but there are many other objects which also come within the definition. The quest for an honorary distinction or for sexual intercourse is an example of mental and bodily desires, the satisfaction of which is gratification not estimable in money. यानी अगर कोई शख्स जो है वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन मनी की सूरत में तो नहीं ले रहा, लेकिन कोई ऑनरेरी ओहदा जो है वो एंजॉय कर रहा है इलीगल ग्रेटिफिकेशन के जिमन में, या वो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स के हवाले से कोई सेटिस्फेक्शन चाह रहा है, कोई मेंटल प्लेजर चाह रहा है, कोई अयाशी कर रहा है, तो ये सारी की सारी जो है वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन में आएंगी। अब तीसरी चीज़ इसके अंदर जो असेंशियल हमने देखी वो ये देखी कि आप मोटिव और रिवार्ड, यानी एक पब्लिक सर्वेंट इलीगल ग्रेटिफिकेशन ले रहा है जो हमने डिफाइन कर ली, और फिर वो किस लिए ले रहा है उसके पीछे एक मोटिव है और रिवार्ड है। वो मोटिव और रिवार्ड क्या है, जब हम इसे उर्दू में देखते हैं तो इसका तर्जमा किया जाता है किसी काम के करने की वजह तहरीक या हक़्क़ुस सही। और जब हम इसे जजमेंट्स की रोशनी में मोटिव और रिवार्ड को देखते हैं तो मोटिव और रिवार्ड को डिफाइन किया गया, रिसीट ऑफ एनी ग्रेटिफिकेशन alone doesn't constitute the offense, it must be accompanied with the motive or reward to do or forbear to an official act. The word motive refers to a future act, while reward is intended to apply past service. It is an act already accomplished. यानी ये जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन आप ले रहे हैं ये मोटिव के तौर पे ले रहे हैं, यानी आप फ्यूचर में कोई काम करेंगे और जो इसके साथ रिवार्ड का लफ्ज़ हुआ वो पहले आपने कोई काम कर दिया है, पहले आपने कोई काम कर दिया है या किसी आप काम से रुक गए हैं। इसी तरह मोटिव के लिए आप फ्यूचर के अंदर कोई काम करेंगे या किसी काम से रुकेंगे जो कि आपने ऑफिशियली करना था, किसी को फेवर देने के लिए या डिसफेवर देने के लिए। और दिस सेक्शन पनिशेस द रिसीविंग ऑफ एनी ग्रेटिफिकेशन एज अ मोटिव टू डू और अ रिवार्ड फॉर हैविंग डन एनी सच थिंग। डी फेलोज, इसके नेक्स्ट जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट आता है वो आता है लीगल रेम्यूनरेशन, यानी ये जो इलीगल एक पब्लिक सर्वेंट इलीगल ग्रेटिफिकेशन ले रहा है, फॉर मोटिव ले रहा है या रिवार्ड ले रहा है टू गिव फेवर या डिसफेवर वाइल परफॉर्मिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। और आखिरी बात यह है कि ये अपनी लीगल रेम्यूनरेशन यानी जो जायज़ उसका मुआवजा है उसके अलावा ले रहा है। डी फेलोज, इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करने के बाद अगर हम 161 की सेक्शन को देखें तो इस सेक्शन के कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर ये सारी की सारी चीज़ें पाई जाएं तो फिर ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है। 161 का अगर हम इसको रीड आउट करें तो दैट द एक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वाज पब्लिक सर्वेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी सो, यानी या तो वो सरकारी मुलाजिम था या उसे तवक्को थी कि वो इन दी नियर फ्यूचर एक पब्लिक सर्वेंट सरकारी मुलाजिम इंडक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, दैट द अक्यूज्ड एक्सेप्टेड और ऑब्टेन्ड और अग्री टू एक्सेप्ट और अटेम्प्टेड टू ऑब्टेन फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन अ ग्रेटिफिकेशन। दूसरा ये है जो हमने देखा कि वो ग्रेटिफिकेशन रिसीव करता है। तीसरा, दैट सच ग्रेटिफिकेशन वाज नॉट लीगल रेम्यूनरेशन, ये जो ग्रेटिफिकेशन थी वो उसकी जायज़ मुआवजा नहीं था। दैट सच एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन वाज फॉर अ मोटिव और रिवार्ड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेज, वो मोटिव के तौर पे ले रहा है जो मैंने पहले डिफाइन किया कि मोटिव वो फ्यूचर में कोई काम करेगा या नहीं करेगा, अपने आप को फोरबियर करेगा या करेगा, और रिवार्ड जो वो पहले सर्विस दे चुका है। किन किन चीज़ों के लिए, फॉर डूइंग और फॉर बियरिंग टू डू एनी ऑफिशियल एक्ट, कि वो किसी अपनी सरकारी काम जो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी थी उसको करने के लिए या उससे रुकने के लिए। फॉर शोइंग और फॉर बियरिंग टू शो इन द एक्सरसाइज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी फंक्शंस
फेवर और डिसफेवर टू एनी पर्सन, वो किसी को फेवर करेगा या डिसफेवर करेगा। फॉर रेंडरिंग और अटेम्प्टिंग टू रेंडर एनी सर्विस और डिससर्विस टू एनी पर्सन विद द फेडरल और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर और विद एनी पब्लिक सर्वेंट एज सच। जो कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या किसी पब्लिक सर्वेंट की ऑफिशियल ड्यूटी से मुतल्लिका है। ये फेलोस, ये तो इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है जो हमने देखे। अब जब हम इनको देखते हैं तो इसके बाद हम इसकी पनिशमेंट को देखते हैं। पनिशमेंट इसके अंदर लिखा गया कि 161 की पनिशमेंट, अगर ये सारा काम सरजद इससे होता है तो पनिशमेंट उसकी क्या होगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। डियर फेलोस, ये तो इसके मेन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स थे। अब इससे कनेक्टेड भी कुछ ऑफेंसेस हैं, वो मैं सिर्फ जिक्र कर देता हूं क्योंकि इन सब के अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट्स हमने देखे वो सारे के सारे इनके अंदर मौजूद होंगे और हमने उसे डिटेल के साथ देख लिया। 162 ये कहता है टेकिंग ग्रेटिफिकेशन इन ऑर्डर बाय करप्ट और इलीगल मींस टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट, यानी ये कोई शख्स जो है वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन लेता है कि मैं असर अंदाज होके उसका वो काम करवा दूंगा जो उसका जायज काम नहीं है। तो इसकी पनिशमेंट क्या होगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। तो डियर फेलोस, ये बुनियादी ऑफेंसेस यही हैं। इसके साथ अगर कोई शख्स जो है वो कोई ऑफिशियल ड्यूटी सरजद कर रहा है और उसका काम उसी शख्स के पास पेंडिंग है और उसके इव्स वो पैसे तो नहीं लेता लेकिन उससे कोई ऐसी मरात ले लेता है, कोई मकान किराए पे ले लेता है, कोई गाड़ी ले लेता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन में आएंगी। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन था कि क्या अगर कोई शख्स जो है वो रिश्वत देता है सरकारी मुलाजम को और वो सरकारी मुलाजम उसे रिफ्यूज़ कर देता है तो क्या कोई ऑफेंस कमिट हुआ है? यस, ऑफेंस कमिट हुआ है। इसी का सेक्शन 165 ये कहता है कि पनिशमेंट फॉर अबैटमेंट ऑफेंसेस डिफाइंड इन सेक्शन 161 एंड 165। इस हवाले से 165 का जो सेक्शन इंसर्ट किया गया इसके अंदर ये बताया गया कि अगर 161 और 165 जो सेक्शंस हैं उनकी कोई अबैटमेंट करता है तो वो भी ऑफेंस है। अब अगर हम सेक्शन 116 को पढ़ लें तो 116 जो अबैटमेंट का सेक्शन है वो एक्सप्लेन करता है कि इफ अबैटर और पर्सन अबैटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट ऑफेंस। तो इसकी इलस्ट्रेशन के अंदर ये लिखा गया कि अगर एक शख्स जो है किसी सरकारी मुलाजिम को कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन ऑफर करता है और वो रिफ्यूज कर देता है तो ये अबैटमेंट के जुमरे में आएगा। मैं इलस्ट्रेशन आपके सामने रीड आउट करता हूँ। ए ऑफर्स अ ब्राइब टू बी अ पब्लिक सर्वेंट एज अ रिवार्ड फॉर शोइंग A some favor in the exercise of B's official functions, B refuses to accept bribe, it is punishable under this section। अब इसी को जब 165A को एक्सप्लेन करते हुए जजमेंट्स जो हैं वो सुपीरियर कोर्ट ने दी तो उसके अंदर भी ये लिखा गया। एक जजमेंट मैं आपके सामने कोट करता हूँ कि AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट पेज 218, इसके अंदर कहा गया कि सेक्शन 165A has made abatement of offence under section 161 and 165 a substantive offence and which is an express provision of law. Thus the person offering a bribe will be punished under this section for the application of this section. It is necessary that bribe must be offered to a public servant. Where it is offered to a person who is not a public servant, no offence is committed under this section. तो डियर फेलोस, इस सवाल का जवाब हमारे पास ये हुआ कि 165A के तहत अब इसको सब्सटेंटिव ऑफेंस बना दिया गया कि अगर कोई शख्स जो है वो रिश्वत देता है तो रिश्वत देने वाला शख्स भी इस सेक्शन के तहत और 116 के तहत एक ऑफेंस करने का मुर्तकिब होगा। डियर फेलोस, अगर हम इससे अगले सवाल की तरफ बढ़ें कि अगर क्या ये ऑफेंसेस जो हैं वो काबिल दस्तंदाजी हैं सीआरपीसी के शेड्यूल 2 के तहत। जब हम सीआरपीसी का शेड्यूल 2 देखते हैं तो 161 से लेकर 165B तक ये सारे के सारे जो ऑफेंसेस हैं ये नाकाबिल दस्तंदाजी हैं। और एक और बात इस हवाले से अर्ज करना ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे अमूमी तौर पे ये तासुर मिलता है कि पाकिस्तान के लॉ के अंदर सिर्फ रिश्वत लेने वाला
जो ऑफेंस का मुर्तकिब हो सकता है, देने वाला मुर्तकिब नहीं होता। और उमूमी तौर पर जो लेने वाला है उस पर ही पर्चा होता है और देने वाले पे पर्चा नहीं होता, यानी दोनों पे नहीं होता। ये मिसालें तो हमारे सामने हैं कि बाद दफ़ा देने वाले पे होता है और बाद दफ़ा लेने वाले पे होता है, लेकिन दोनों पे नहीं होता। उसकी क्या वजूहात है? मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि 165B के अंदर जो एक्सेप्शन दी गई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जब दोनों पे पर्चा इकट्ठा इसलिए नहीं दिया जाता कि इसके अंदर ये लिखा गया कि सर्टन अबैटर एक्सेप्टेड, अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू abet an offence punishable under section 161 और section 165 if he is, वो exempted और एक्सेप्टेड कंसीडर किया जाएगा अगर ये देखा जाए कि इसने जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन दी गई है वो इन द रिजल्ट ऑफ इंड्यूसमेंट दी गई है, कंपल्जन के जरिए दी है, कॉर्जन के जरिए दी है, इंटिमिनेशन के जरिए दी है। अगर ये कोई सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ लेने वाले पर होगा, देने वाले पर नहीं होगा। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि इस एक्सेप्शन को मद्देनजर रखते हुए ये समझा जाता है कि जो लेने वाला है वो उसे ऐसे सर्कमस्टांसेस में पुट कर देता है जहाँ पे ही फील्स कोर्स्ड, इंटिमिडेटेड और कंपेल्ड। ये फेलोज अगर हम वापस आए उस क्वेश्चन की तरफ कि क्या ये काबिल दस्तअंदाजी है या नहीं है, तो काबिल CRPC का शेड्यूल 2 हमें ये बताता है कि ये 161 से लेकर 165B तक ये नाकाबिल दस्तअंदाजी हैं। अगर ये नाकाबिल दस्तअंदाजी हैं तो फिर इन पर FIR कैसे लॉन्च होती है? डियर फेलोज, अगर हम द प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट 1947 का सेक्शन 3 देखें तो वो कैटेगोरिकल ये बात लिखता है कि ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 161 एंड सेक्शन 165 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड टू बी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। An offence punishable under section 161, 162, 163, 164, 165 or 165A of Pakistan Penal Code shall be deemed to be a cognizable offence for the purposes of the Code of Criminal Procedure, notwithstanding anything to contrary contained therein। ये सेक्शन ये कहता है कि CRPC के अंदर भले जो भी लिखा है लेकिन इस सेक्शन के तहत ये कॉग्निजेबल हैं और इसको इसी वजह से एंटी करप्शन वाले जो हैं वो 5/2/47 की FIR लॉन्च करते हैं। और अब अगला सवाल है कि शेड्यूल ऑफेंस से क्या मुराद है? डियर फेलोज, जब स्पेशल कोई लॉ बनाया जाता है भले वो ऑफेंस ऑलरेडी जो है वो जनरल लॉ लाइक PPC के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अगर उसके शेड्यूल में आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसका ट्रायल जो है वो मुतल्लिका एंटी करप्शन एजेंसी और एंटी करप्शन कोड ही करेगी। जब हम वेस्ट पाकिस्तान एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1961 को देखते हैं तो इसका सेक्शन 3 ये कहता है कि फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस सेट फोर्थ इन द शेड्यूल एंड फॉर होल्डिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज फॉर डिटरमिनिंग वेदर सच ऑफेंसेस शैल बी इन्वेस्टिगेटेड और डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज इनटू द कंडक्ट ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट कंसर्न्ड इन सच ऑफेंसेस शैल बी हेल्ड। तो अब इसका जब शेड्यूल 3 हम देखते हैं तो शेड्यूल के अंदर जो सेक्शन 3 के तहत बनाया गया है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 161 to 166, 168, 217 and 218 of the Pakistan Penal Code and as attempts, abetments and conspiracies in relation thereto or connected therewith। Dear fellows, ये सारी द प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट 1947 और इसके जो ऑर्डिनेंस हमने देखा 1961 का, इसके तहत हमने ये देखा कि ये शेड्यूल ऑफेंस है और ये एंटी करप्शन के एम्बट में आता है और ये उसके सेक्शन 3 के तहत ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। डियर फेलोज, इस तरह हमने इस सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।